सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन करें। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रदेश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि सातवें भाव का फलादेश कैसे करें। बीपीएचएस 172 यानी कि बृहद पराशर होराशास्त्र पुस्तक के पृष्ठ संख्या 172 के आलोक में हम सभी पढ़ने का भी प्रयास करेंगे एवं समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग बृहद पराशर होराशास्त्र पुस्तक को पहले समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है, कल की कक्षा में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 172 के 162 श्लोक तक का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम लोग 163 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि विवाह मृत्यु समय माह। तो सबसे पहले मृत्यु का मतलब ये नहीं हम लोग समझे कि मृत्यु ही हो जाए, सांस ही रुक जाए, वैसी बातें नहीं है। मृत्यु 8, ज्योतिष में मृत्यु 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार की मृत्यु सांस का रुक जाना भी है, 7 अन्य प्रकार के भी हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से मन का न मिलना, दूरियां बढ़ जाना, ये जो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वह न मिलना, इसे भी कह सकते हैं। जब दाम्पत्य जीवन का सुख ही नहीं तो मृत्यु के बराबर ही, मृत्यु के बराबर भी तो सुख नहीं। तो ऐसे हम लोग उनको समझना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो और शुक्र कुंडली के छठे आठवें भाव में हो। तो यहाँ 12वें भाव नहीं लिखा है। यहाँ पर देखा जाए, रंध्र कहा जाता है 8वें को, अरि कहा जाता है 6ठे को। अरि कहा जाता है 6ठे को यानी कि शत्रु को। तो छठा भाव शत्रु भाव। रंध्र 8वें भाव को कहा जाता है। तो यहाँ पर 8वां 12वें भाव के बारे में नहीं लिखा गया। दारे से नीच राशि थे शुक्रे रंध्र अरि संयुक्त या रंध्रारी संयुक्त अष्टादशे त्रय स्त्री वत्सरे दारण, यानी कि 18वें या 33वें वर्ष में स्त्री का नाश होता है। यानी कि यह क्या है, इसको विवाह विच्छेद योग भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसको कुंडली में कैसे देखें, तो आइए चलते हैं। मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली हो, मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस उदाहरण कुंडली में 7वें भाव में 1 नंबर की राशि लिखी गई है। 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, जैसा कि आप सभी समझते हैं, जानते हैं। अगर मंगल देव कुंडली के जहाँ पे 4 नंबर की राशि है, यहाँ पे सभी ग्रहों की नीच राशियां हमने लिख रखा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सप्तम भाव में 4 नंबर की राशि होती तो लग्न सप्तम में चंद्रमा होते, तो 2 नंबर की राशि जहाँ लिखी गई है वहां पे नहीं, 2 नंबर की दिन की उच्च की राशि होती है। 8 नंबर की राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, तो 8 नंबर की राशि जहाँ लिखी गई है वहां पे चंद्रमा होता। अगर यहाँ पे 11 नंबर की राशि होती तो 11 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, और शनिदेव 1 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। तो 1 नंबर की राशि जहां हो वहां पे शनिदेव होंगे तो नीचे माने जाएंगे। यानी कि कौन से ग्रह नीच के कब होते हैं, यह यहाँ पर से आप नोट कर सकते हैं। ये आप लोगों को पूर्व से भी याद होगा। तो यदि सप्तमेश अपने नीच राशि में है और पुस्तक में लिखा गया है कि शुक्र 8वें या 6ठे भाव में, यानी कि शुक्रदेव यहाँ हो या शुक्रदेव यहाँ। अब यहाँ पर देख लिया जाए कि शुक्र यहाँ पर है तो अपने उच्च राशि में है, यहाँ पर है तो अपने स्वराशि में। तो क्या यह सूत्र यहाँ पे लगेगा? नहीं।
यह सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन हाँ थोड़ी मोड़ी समस्याओं को यह जन्म देगा, क्योंकि भाव खराब है, भाव अशुभ है। लेकिन अब यहाँ पर इसलिए यह उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा क्योंकि शुक्र क्या है, 12 नंबर की राशि में है। शुक्र के सामने देखे 12 नंबर की राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, या लाल रंग से सभी ग्रहों की उच्च राशियां लिखी गई है। अब यहाँ पर शुक्र तो उच्च के हो गए। अगर यह 8वें भाव में है तो 2 नंबर की राशि में है, तो शुक्र तो 2 नंबर और 7 नंबर की राशि में, इनकी अपनी राशि है, स्व राशि के हो गए। तो हम सबों ने इतना पढ़ा, प्रतिदिन हम लोग पुस्तक का अवलोकन करते हैं, पढ़ते हैं, गुरुजनों के पास में जाते हैं, उनसे विचार विमर्श लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो हम लोगों ने आज तक नहीं सुना कि कोई भी ग्रह अपने स्वराशि या उच्च राशि का होता है तो बुरा फल देता है। स्वराशि या उच्च राशि का कोई भी ग्रह बुरा फल देता है? नहीं देता है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। यदि सप्तमें 7वें भाव में कोई भी राशि हो, उसका स्वामी कुंडली में कहीं भी अपने नीच राशि में हो और शुक्र देव 6ठे या 8वें भाव में हो, लेकिन अपने उच्च राशि या स्वराशि के न हो, तो यह सूत्र लगता है। अगर मित्र राशि के भी होते हैं तो भी उतना समस्याएं नहीं देते, क्योंकि मित्र राशि के भी बैठे हुए ग्रह अच्छे ही फल देते हैं। हाँ, यदि स्वराशि के भी हो जाएं, यदि स्वराशि के भी हो जाएं और अंशात्मक मान से थोड़ा कमजोर हो जाएं, राहु से युक्त हो जाएं, तो फिर पीड़ित हो गए कि नहीं हो गए? निर्बल और पीड़ित दोनों हो गए। यदि स्वराशि के भी हैं, उच्च राशि के भी हैं, लेकिन अंशात्मक मान से निर्बली हो, यानी कि 28 अंशों से अधिक और 2 अंशों से कम अंशात्मक मान हो, और अगर राहु से भी युक्त हो, तो फिर खराब हो गया शुक्र की अच्छा हुआ? खराब हो गया। यानी कि कुंडली के बुरे भाव में शुक्र हो और निर्बली भी हो, पीड़ित भी हो, अपग्रह के द्वारा देखा जाता हो या युक्त हो, तो यह समस्याओं को देता है। अब यह तो पुरुष के लिए हो गया। अगर यही महिला की कुंडली होती तो फिर शुक्र के बदले कौन सा ग्रह यहाँ पर होता? शुक्र के बदले देवगुरु बृहस्पति। तो अब यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया इसी श्लोक को। अगले श्लोक पे हम लोग चले हैं जी जी गुरुजी। अगले श्लोक में लिखा जा रहा है कि सप्तमेश 8वें भाव में और व्ययेश 7वें भाव में हो तो 29वें वर्ष में, यानी कि शादी तो होता है लेकिन बाद में दूरियां बढ़ती है। अब यहाँ पर एक बात और कि हम सबों को जहां पे समस्या वाली बात आ जाती है, जैसे यहाँ पर समस्या, यहाँ जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो समस्या के ही सूत्र पढ़ रहे हैं ना जी, तो फिर आप लोगों को पूछना भी चाहिए कि यहाँ पर यह समस्याएं आ गई तो हम उपाय क्या करें। यदि आप लोग उपाय नहीं पूछेंगे तो हम भी उपायों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यह आप लोगों का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप लोग उपाय के बारे में पूछें और आपस में चर्चा करें। क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं, जब भी आपके पास में कोई कुंडली आएगा तो उसको कुंडली में समस्या बतला देंगे, लेकिन वो आपसे समस्या सुनने थोड़े आता है। आपके पास में किस चीज के लिए वो आएगा व्यक्ति? उसके समाधान के लिए, उपाय के लिए आएगा कि हम उपाय क्या करें, कौन सी पूजा करें, कौन सा व्रत करें, क्या आचरण करें ताकि लाभ प्राप्त हो सके। तो उपाय आप लोगों को चर्चा करना चाहिए कि हाँ इसके उपाय क्या होंगे, और आपस में विचार विमर्श कर उपाय का निर्णय भी करते हुए चलना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए 164वें श्लोक में क्या लिखा जा रहा है। सप्तमेश 8वें भाव में हो और व्ययेश, व्ययेश का मतलब हुआ 12वें, व्ययेश 7वें भाव में हो तो 29वें वर्ष में स्त्री का नाश होता है, यानी कि विवाह विच्छेद होती है विवाह होने के बाद।
दूरियां बढ़ जाती है, या अन्य भी पाप प्रभाव हो तो हो सकता है कि मृत्यु भी। ऐसी बात थोड़ी है कि जीवन में कोई अमर होकर आया है। ऐसे बहुत से जोड़े देखे गए हैं कि शादी होने के कुछ महीने बाद, कुछ वर्ष बाद उनके जीवन साथी दुनिया में नहीं रहते और फिर दूसरी शादियां भी होती है। लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? व्ययेश आपने कौन सा बताया? व्ययेश क्या होते हैं? चलिए, व्ययेश 12वें भाव को कहते हैं, व्यय व्यय भाव कहते हैं 12वें भाव जी को। जी जी, ठीक है गुरु जी। अब यहां पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मौदे से नाश राशि थे, व्यय से मदराशि गे। अब पुस्तक में अब कहीं मदेश भी लिखा होगा, मदेश, जैसे व्यय मदेश कौन है? तो मदेश से नाश राशि थे। अब यहाँ पर कहीं पुस्तक में आपको नाशेष भी लिखा मिल सकता है। तो नाशेष का मतलब हुआ 8वां भाव, क्योंकि हाँ, मदेश मद भाव कहा जाता है। मद क्या है? एक प्रकार का नशा है। मद क्या है? नशा। तो 7वें भाव को कहा जाता है। जी। एक भाव के असंख्य प्रवाची नाम है, लेकिन यह पुराने जमाने के पुस्तक में, नई जमाने के पुस्तकों में ऐसा पौराणिक शब्द नहीं है का उपयोग नहीं है, क्योंकि नए जमाने के, पुराने जमाने के जो विद्वान है, ऋषि मुनिगण है, उतना ज्ञान नए जमाने के लोगों के पास में कहा। उन्हीं के शब्दों को तो हम लोग रिसर्च करते हैं कि उन्होंने क्या सोच के लिखा। तो मद भाव 7वें भाव को कहा जाता है। मिलन भाव भी 7वें भाव को कहा जाता है। अब मिलन भाव का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई स्त्री पुरुष का मिलन, हम लोग यह भी समझ सकते हैं छोटी बुद्धि के कारण। छोटी बुद्धि के कारण तो हम लोग कुछ भी समझ सकते हैं ना, लेकिन मिलन भाव इसलिए कहा जाता है कि सूर्योदय होता है तो लग्न, यानी कि यहां सूर्योदय हुआ तो अंधकार और प्रकाश का, अंधकार की समाप्ति हो गई, और यहां सूर्यास्त होता है, यानी कि सूर्य जो दिन का उजाला है वह अंधकार के आगोश में समा जाता है, मिल जाता है। तो अंधकार एवं प्रकाश का मिलन भाव है। चलिए, और यह अंधकार और प्रकाश का मिलन भाव। लग्न क्या है? मिलन कहाँ हो? ये तो अंध। चलिए ठीक है, तो मिलन भाव। तो यहाँ पर जो पुस्तक में लिखा गया, हम लोग पुस्तक की बात है, 7वें 60वें भाव में हो। अब किसी भी लग्न की कुंडली हो, अब मान लीजिए कि यह तुला लग्न की कुंडली हो गई। तुला लग्न की कुंडली में 7वें भाव में मंगल की राशि है, तो यह लिखा गया कि सप्तमें 8वें भाव में हो, यानी कि मंगल देव यहाँ पर हो, और व्ययेश यानी कि 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो। तो समस्याएं आती है। यह सूत्र यदि किसी कुंडली पर लगती है तो प्रभावी भी होती है, यदि किसी कुंडली पे लगती है तो प्रभावी भी होती प्रभावी होती है। परंतु सप्तमें नवमांश कुंडली में यदि स्वराशि के हो जाएं तो नहीं, यदि सप्तमेश स्वराशि के हो जाए तो नवमांश कुंडली में तो नहीं लगता। नहीं। अब यही यदि मंगल है वृषभ राशि में है तो नवमांश में 1 नंबर की राशि में तो जा नहीं सकते, क्योंकि वृषभ का नवमांश ही 10 से शुरू होता है। वृषभ का नवमांश 10 से शुरू होता है। हाँ, तो ये 8 नंबर की राशि में नहीं जा सकते।
8 नंबर की राशि में नहीं जा सकते। तो 10 से शुरू होता है, तो 10, 11, 12, 1 में तो जा ही सकते हैं ना। 1 नंबर की राशि में नवमांश में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं जी, जा सकते हैं। तो जब 1 नंबर की राशि में चले जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? तो क्या अष्टम भाव में का यह जो विवाह विच्छेद वाली या दाम्पत्य विच्छेद वाली या पत्नी विच्छेद वाली योग हम लोगों ने पढ़ा, क्या यह प्रभावी होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। यदि यहाँ पर यह सूत्र तब लगता है कि जब सप्तमेश 8वें भाव में भी हो और नवमांश में अपने स्वराशि या उच्च राशि का नहीं होता है और व्ययेश 12वें भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में होता है तो होता है। क्योंकि नियम यह भी है कि जिस भाव के फलों को बिगड़ना है, यानी कि 7वां भाव दंपति का होता है, पुरुष के लिए पत्नी का, पत्नी और महिला के लिए पति का होता है, तो यहाँ पर विछोह वाली बात है। तो जब विछोह वाली बात है, ठीक है, तो उस भाव का स्वामी अगर नवमांश कुंडली में अच्छे स्थिति में हो जाए तो क्या वह दूरियों को बढ़ाएगा? नहीं गुरुजी। क्योंकि नवमांश यानी कि वैवाहिक जीवन की कुंडली, तो वैवाहिक जीवन में तो वही लग्न कुंडली का सप्तमेश वैवाहिक जीवन वाली कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में अच्छे भाव में हो जाए, अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि का होकर के कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में न बैठा हो तो यह समस्याएं नहीं आती है। अन्यथा यह सूत्र जो है बहुत ही प्रभावी सूत्र है, लगता भी है कुंडली पर। बातें स्पष्ट हुई? आगे बढ़ा जाए जी। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पर। अगले सूत्र में लिखा जा रहा है कि दूसरे भाव में राहु देव, 7वें भाव में मंगल हो तो विवाह के बाद सांप काटने से स्त्री की मृत्यु होती है। अब यह सूत्र यदि 7वें भाव में मंगल है तो मंगल अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। विवाह यदि सप्तम भाव है, दंपति यदि सप्तम भाव है, पत्नी का भाव सप्तम है, तो उसके आयु का भाव मृत्यु किस प्रकार की होगी? तो दूसरा भाव, जिसकी कुंडली है उसका मृत्यु कैसे होगा? उसके लिए 8वां भाव, तो सप्तम भाव के मृत्यु के लिए उसका दूसरा भाव। तो राहु विषकारक ग्रह है। राहु विषकारक। तो इस सूत्र को समझने के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं। अब आगे चलते हैं 166वें श्लोक में क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि 8वें भाव में शुक्र हो, अष्टमेश से शनि की राशि में हो तो 12वें या 29वें वर्ष में स्त्री की मृत्यु होती है, यानी कि विवाह विच्छेद होने की संभावनाएं बन जाता है। 8वें भाव में शुक्र हो और 8वें भाव का स्वामी शनि की राशि में हो तो यह सूत्र लगता है। तो अब इसको हम लोग कैसे समझें? अब इसी कुंडली में 8वें भाव में शुक्र को लिख दिए और अष्टमेश शनि की राशि में लिख दिए यहाँ शुक्र, चाहे पंचम भाव हो चाहे, क्या यह योग लगेगा? योग तो लग गया, योग तो बन गया, योग तो पुस्तक की एक भी बातें असत्य नहीं होती, पुस्तक की एक भी बातें नहीं होती। तो क्या यह सूत्र प्रभावी होगा? तो नहीं होगा और होगा भी।
अब यहाँ पर रुकिए, पुनः हम लोगों ने, हाँ यहाँ पर जो हमने दोनों जगह शुक्र लिखा है, तो यहाँ पर अष्टमेश शुक्र है इसलिए हमने लिख दिया। किसी अन्य लग्न की कुंडली होती, किसी अन्य लग्न की कुंडली होती, मान लीजिए यहीं पे 8 लिखते हैं, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, अब शुक्र यहाँ पर हो गया और अष्टमेश बुधदेव हो गए, अष्टमेश बुधदेव हो गए। अब शनि की राशि में हो गए यहाँ पर, तो क्या हुआ, क्या यह सूत्र कितना लग पाएगा? तो यहाँ शुक्र अपने मित्र राशि में, शुक्र यहाँ पर, और बुध भी अपने मित्र राशि में है, बुध भी अपने, तो यदि कोई ग्रह अपने मित्र राशि में होता है, यदि कोई ग्रह अपने मित्र राशि में होता है तो वह उतनी समस्या नहीं देता। यदि समस्या प्रदाता भी होता है तो थोड़ा कम ही समस्या देता है, थोड़ा कम समस्या देता है। अगर कोई अशुभ योग बन रहा है तो उस ग्रह की स्थिति को भी देखना चाहिए कि क्या वह ग्रह अपने शत्रु राशि स्थित, मतलब कि जिस भाव में बैठने से ग्रह योग बन गया, तो क्या वह ग्रह अपने वहां पे अपने शत्रु राशि में, अपने नीच राशि में है? यदि अपने शत्रु राशि में है और नीच राशि में है तो इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यदि वही ग्रह अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि का है तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। मित्र राशि का भी है तो थोड़ा प्रभाव, यानी समस्याएं तो आती है, विच्छेद वाली बात बनती है, लेकिन थोड़ा कम प्रभाव उसका रहता है, यानी कि मैनेज करके व्यक्ति चल सकता है। हाँ, एक यह भी, जब भी हम लोग अशुभ योग पढ़ें तो एक चीज को ध्यान में सदैव रखें कि जो ग्रह खराब फल देने वाला है, अगर वह ग्रह निर्बल भी हो, अंशात्मक मान से अपने शत्रु राशि में हो, पीड़ित भी हो, तो यह ज्यादा समस्या देता है। अगर अशुभ फल देने वाला ग्रह, ग्रह योग से अशुभ फल यदि देने वाला है, अपने स्वराशि में हो, अपने उच्च राशि में हो, अपने मित्र राशि में हो, तो वह बुरा फल कम देता है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो जाए तो इसका परिहार भी होता है। इसका अशुभ योगों का परिहार कैसे होता है? तो शुभ ग्रह के दृष्टि युति से अशुभ योगों का परिहार होता है। यह सभी बातें कहाँ से बन के आती है? तो इसी पुस्तक के आलोक में, यही बृहत्पराशर होराशास्त्र पुस्तक के आलोक में, जब हम लोगों ने, जब ग्रह वाला अध्याय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई पापक ग्रह जो बुरा फल देता है, अगर किसी शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो जाता है तो शुभ फल देने लायक हो जाता है। क्या हम सबों ने यह बातें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है, तो बस वही नियम लागू हो गया। नियम तो सभी लागू होंगे। नियम यह भी है, गुरुजनों का कहना है, वह अभी इस पुस्तक में देखने को नहीं मिला। नियम यह भी है कि यदि कोई ग्रह, अब यहीं पे ग्रह योग बना, यह अशुभ फल देने वाला हो गया, दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाली स्थिति में आ गए, लेकिन अब जो कुंडली में ग्रह योग के आधार पर जो बुरा योग बना, संबंधित जो ग्रह बने, अब यहां पर संबंधित कौन ग्रह बना?
बुध एवं शुक्र। जी अगर यही बुध और शुक्र नवमांश कुंडली में शुभ भाव के स्वामी हो जाएं और अच्छी स्थिति में हो, फिर क्या करेंगे? फिर यह क्या फल देंगे? बुरा। क्योंकि वैवाहिक जीवन देखे जाते हैं नवमांश कुंडली से, तो जीवन के जिस क्षेत्र का फलादेश कर रहे हो उस क्षेत्र में संबंधित यदि कोई बुरे योग बन रहे हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित वर कुंडली को भी देखें कि क्या वर कुंडली में वह ग्रह अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में है। यदि अच्छी स्थिति में है तो परिहार हो जाता है। यदि वर कुंडली में भी अगर वह ग्रह खराब है तो संभावनाओं में और बल, बुरे फल के संभावनाओं में और बल मिल जाता, वृद्धि हो जाती है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हुई? जी जी चलिए थोड़ा सा हम इसे पहले बोर्ड को साफ करते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं अगले सूत्र पर। 167वें सूत्र पर क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है कि लग्नेश अपनी नीच राशि में हो, धनेश 8वें भाव में हो। तो यह 13वें वर्ष लिख रहा है, यानी कि शादी के तुरंत बाद समस्याएं। मतलब कि जितना कम लिखा हुआ हो, जितना यहाँ पर आयु कम लिखा हो गया हो तो विवाह के उतना जल्दी, और जितना अगर अधिक उम्र लिखा गया है तो उतना देर से, विवाह होने के उतना देर से। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि लग्नेश अपनी नीच राशि में हो, धनेश 8वें भाव में। अब इसको कैसे समझ? अच्छा, यहाँ पर ये उस समय जो हम लोग पढ़ रहे थे तब BIS जो पूछा गया, तो यहाँ पर धनेश हम किसे कहेंगे? तो कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है। कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है। यहाँ पर 8 नंबर की राशि हो गई। अब धनेश कौन हो गया? मंगल देव होगा। दूसरे भाव के जो स्वामी बनते हैं वह धनेश हो गए। पुस्तक में क्या लिखा गया? पुस्तक में लिखा गया कि लग्नेश अपने नीच राशि में हो, धनेश 8वें भाव में। अब इसी उदाहरण कुंडली को आधार माना जाए। अब लग्नेश जो शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव का नीच राशि कौन सा होता है? 6 नंबर की राशि। यहाँ पे सभी ग्रहों की नीच राशि लिखी गई है। तो लग्नेश अगर 6 नंबर की राशि में हो जाए और धन भाव के स्वामी 8वें भाव में, तो शादी के बाद में तुरंत। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि दूसरे भाव से विवाह की आयु देखी जाती है। दूसरे भाव से तो और यह भी हम लोगों ने पढ़ा है, यह भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है तो अपने भाव की रक्षा करता है। क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी गुरुजी। तो फिर धनेश यदि 8वें भाव में होगा तो अपने भाव को देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा। देखेगा। कोई भी ग्रह देखेगा। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है, और धन भाव से 7वां 8वां भाव होता है। यह सूत्र तो समझ में आता है, यह सूत्र तो समझ में आता है कि लग्नेश से नीच राशि का हो जाए। तो लग्नेश ही सभी चीजों को निभाने वाला होता है, वही नीच हो गया तो यहाँ से लग्नेश तो खराब हो। आप लोग कुछ बोले तो यदि नहीं ध्यान आ रहा है तो
मनन चिंतन करें। जब हम लोग भाव संज्ञा वाली बात पढ़ रहे थे कि किस भाव से किन किन चीजों का विचार होता है या किस भाव को क्या कहते हैं, इसी बृहत् पराशर होरा शास्त्र पुस्तक में मारक भाव किसे किसे कहा गया है? 8वें और 12वें भाव को गुरुजी। दूसरा और सातवें, नहीं, दूसरे और सातवें, दूसरा तीसरा और आठवां भी है। तीसरा एवं आठवां आयु भाव है। तीसरे एवं आठवें भाव को आयु भाव कहा जाता है और दूसरे एवं सातवें मारक, सातवें भाव को मारक भाव कहा जाता है जी ना। जी। दूसरे एवं सातवें भाव को मारक भाव कहा जाता है। उसमें भी प्रबल मारक भाव कौन होता है, दूसरा या सातवां? तो दूसरे भाव को प्रबल मारक भाव दूसरा कहा जाता है। प्रबल मारक भाव दूसरा भाव, दूसरा है। अब यहां से हम लोग पुनः चलते हैं पुस्तक पर, पुस्तक को फिर पढ़े। और धनेश आठवें भाव में हो तो 13वें वर्ष में स्त्री की मृत्यु होती है, यानी कि जीवन साथी से बिछो होने की संभावनाएं बन जाती है। तो अब एक आयु भाव का स्वामी, मतलब कि एक मार्केश भाव का स्वामी दूसरे मार्केश में आया और निभाना किसको है? तो अब यहां पर देखा जाए, यह आयु भाव का स्वामी अब सातवें भाव की मृत्यु के बारे में कह रहा है कि सात सप्तमे से, यहाँ पर देखिए ना, स्त्री वाली बात है, स्त्री की मृत्यु होती है। तो स्त्री कौन हुआ? सातवां भाव हुआ। तो सातवें भाव से सातवां एवं दूसरा, तो सातवें से सातवां यह हो गया ना, मारक भाव तो यही यह भी हो गया ना। लग्नेश भी तो मारक भाव ही हो गया। और विवाह की आयु भाव का स्वामी, यानी कि मारक भाव यह है सातवां और यह हो गया दूसरा, यानी कि सातवें भाव का मारक भाव दूसरा, यह हो गया सातवां, यह हो गया। तो एक मारक भाव का स्वामी नीच राशि का हो गया। जब भी इनकी दशा आएगी खराब फल मिलेगा ही मिलेगा। विवाह के लिए लग्नेश का नीच होना वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक नहीं होता, क्योंकि लग्नेश भी विवाह के लिए मारक भाव का काम करता है। और यह जो दूसरा भाव है, यह भी क्या है? जीवन साथी का यह मारक भाव है। तो यह जीवन साथी का अष्टम भाव तो प्रबल मारक हो गया ना। जी। दूसरे भाव को प्रबल मारक कहा जाता है या 12वें भाव या 7वें भाव को प्रबल मारक कहा जाता है? दूसरे भाव दूसरे भाव को। तो आयु भाव का स्वामी, आयु भाव का स्वामी प्रबल मारक भाव में आ गया, तो इस आधार पर भी लिखा गया हो सकता है। लेकिन जीवन साथी बचने बचाने का प्रयास करता है। जीवन साथी अगर तबीयत भी खराब हो गया तो अपने स्वास्थ्य पर काफी ध्यान रखता है, काफी। हाँ, अब बीमारी भी है तो अपना दवा समय से खाना, पथ परहेज समय से करना इत्यादि। अगर आयु ही नहीं है, मार्केश वाली बात है, तो मृत्यु तो अटल सत्य है ना, वो तो कभी भी हो सकती। यदि किसी कारणवश मृत्यु नहीं है, अगर वैसे भी बात है, तो जीवन साथी ही, यानी कि अगर यह पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी ही अपने साथी को बचाने का प्रयास भी करती है, क्योंकि यह सातवां भाव है। तो सातवें भाव का आयु तो यह भी है। कौन सा व्यक्ति अपनी आयु को लंबा नहीं करना चाहता?
आप लोग देखते होंगे कि बहुत से जब दाम्पत्य जीवन में समस्याओं वाली बातें आप लोगों को सुनने में आती है, तो दोनों में से कोई एक बचने बचाने का, शादी को बचाने का प्रयास करता है, और कभी कभी ऐसी भी स्थितियां होती है कि दोनों में कोई बचाना नहीं चाहता, दोनों में कोई अच्छा हाँ। तो इसलिए यह हो सकता है। इस सूत्र को आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे बढ़ा जाए। जी जी अब यहाँ पर लिखा जाए शुक्र से सातवें भाव चंद्रमा हो, चंद्रमा से सातवें भाव में बुध हो। यहाँ देखिए कितना उठपुटा करे। शुक्र से सातवें भाव में चंद्रमा और चंद्रमा से सातवें भाव में बुध हो, मतलब क्या हो गया? शुक्र बुध की युति हो, तो यह बहुविवाह का योग हो गया। और पंचमेश अष्टमेश पांचवें भाव में हो, यानी कुंडली में कहीं भी शुक्र एवं चंद्रमा साथ में, शुक्र एवं बुध की युति हो। पुनः पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तक में लिखा गया है कि शुक्र से सातवें चंद्रमा हो, कहीं भी शुक्र लिख लेते हैं कुंडली में, शुक्रदेव लिख लिया हमने। अब शुक्र से सातवें भाव में चंद्रमा हो गया, और पुनः लिखा जा रहा है कि चंद्रमा से सातवें भाव में बुध हो गया। अब चंद्रमा से सातवें भाव में बुध, तो शुक्र बुध की युति हो गई कि नहीं हो गई? और अष्टमेश पंचम भाव में पंचम भाव में हो, तो यहाँ पे तो वृषभ राशि है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अन्य लग्नों में तो अष्टमेश शुक्रदेव नहीं हो सकते ना। जी मतलब किसी दो लग्न में अष्टमेश शुक्रदेव हो सकते हैं, बाद बाकी सभी लग्नों में तो नहीं। तो एक तो तुला लग्न में हो गए अष्टमेश, और दूसरे कौन से लग्न में? तो यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि मीन लग्न में या तुला लग्न में सप्तमेश शुक्रदेव होंगे। तो यह पुरुषों के लिए है। यह क्या है? जहां पे शुक्र की बात आ जाए तो समझिए कि यह पुरुष पर लागू हो रहा है, और जहां पे अब बृहस्पति यही अगर महिला की कुंडली होती तो फिर, तो यदि महिला की कुंडली होती तो देवगुरु बृहस्पति से सातवें चंद्रमा, चंद्रमा से सातवें बुध, यानी कि गुरु बृहस्पति की युति हो गई, और अष्टमेश पंचम भाव में हो गए। तो वैवाहिक जीवन में समस्या तो नहीं है, यानी कि बहुविवाह योग। अब इससे आगे चलते हैं। हाँ चलिए, तो यह तो हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर लिखा जा रहा है पहला विवाह 10 वर्ष में, यानी कि सामान्य उम्र में हो गया, फिर उसके बाद में फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब इसके बाद में यहां से लिखा जा रहा है कि अथा अष्टम भाव फल माह। तो अब हम लोग 2-3 कक्षा 4 कक्षा आप लोगों को जो भी इच्छा हो समूह में लिखें। सातवें भाव से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित यदि कोई विषय वस्तु हो जिस पर कक्षा आयोजित की जा सके, आप लोग समूह में लिखेंगे तो उस विषय वस्तु को आधार मानकर हम लोग क्लास चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में 2-3 कक्षा के बाद में हम लोग फिर अष्टम भाव का फलादेश जो यहाँ से लिखा गया है, हम लोग यहाँ से
आगे बढ़ेंगे कि सप्तम भाव से संबंधित फलादेश पर कम से कम 1 2 3 कक्षा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो आप लोग अपने विचार समूह में अवश्य लिखेंगे कि किस विषय वस्तु पर कक्षा आयोजित किया जाए, और यदि कक्षा अच्छी लगती है तो इस कक्षा की वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि इस कक्षा का लाभ उन्हें भी मिल सके। अवश्य शेयर करें।